दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और जियोग्राफी की क्लास में। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो जियोग्राफी का लेक्चर चल रहे थे। जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, हमने उसमें देखा हमारी जो अर्थ के इंटीरियर में कैसे कैसे जो इंटीरियर के पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड है, लाइक व्हाट इज़ फाउंड इन द अर्थ्स इंटीरियर। तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ के क्रस्ट के बारे में। और आपने अगर जो हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नीचे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है पूरी कंप्लीट रहेगी। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी डाउट उठता है ज्योग्राफी के किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर भी नीचे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी, ठीक है, जिनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अर्थ के क्रस्ट के बारे में कि आखिरकार अर्थ के क्रस्ट में कितनी परतें होती हैं और कुछ क्या परतें होती भी हैं या नहीं होती हैं। सारी चीज़ आज हम इसमें वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मगर जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी जो वीडियो चालू होगी एक जो क्वेटेशन है उससे चालू होगी। तो आज हम एक क्वेटेशन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ दी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वोल्टायर जी ने कही है, ठीक है। अब ये जो क्वेटेशन है ये 2014 का एसए का पेपर था, उसमें भी ये क्वेटेशन आई है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं ज़्यादा डिटेल में तो समझाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप ही को अपना जो दिमाग है वो चलाना है। बस मैं एक हिंट दूंगा कि कैसे अगर ऐसे भी आता है तो इस चीज़ को कहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। विद ग्रेट पावर जब भी आपके हाथ में ग्रेट पावर आती है ना, तो वहीं पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लाइक मानकर चलिए जब आप बचपन में छोटे बच्चे थे 2 साल के या 3 साल के, तो उस समय पर यू हैव योर मदर एंड फादर एंड योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर टू टेक केयर ऑफ योर्स, ठीक है। तो उस समय पर उन्होंने आपका ध्यान रख लिया था। बट व्हेन यू इंक्रीज टू द एज ऑफ 18, at the age of 18 you will realize that you have now certain kind of responsibilities जिनको आपको कंप्लीट करना, फुलफिल करना है और आपको अपने करियर पर भी ध्यान देना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी एज के साथ बढ़ी ना, तो इसका मतलब आपके पास पावर भी तो बढ़ी है। बचपन में आपको कोई भी मारकर चला जाता था, आज के समय पर आप उस इंसान को जवाब दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब ग्रेट पावर आती है आपके पास तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्रिएट हो जाती हैं। सेम एज जब आप एक ऑफिसर लाइन में जाते हो और ऑफिसर की एक कुर्सी पर पोस्ट पर बैठते हो, तो वहाँ पर आपके पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो प्रिंसिपल जो होते हैं उनको ध्यान में रखकर और जो पीपल होते हैं उनको ध्यान में रखकर आपको डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और काफ़ी सारे जो लोगों का दारोमदार है वो आपके कंधों पर आ जाता है। तो वहाँ पर आपको प्रूडेंटली सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही जो पावर्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे आप किसी भी एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री में काफ़ी सारी एनेक्डोट, काफ़ी सारी स्टोरी लाइन मिल सकती हैं, ठीक है, वहाँ से आप उठा सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं आप, अगर आपकी खुद की अगर कोई रियल लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं तो उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। बट आपको जब ऐसे लिखते हैं तो आपको वो 4 से 5 लाइन में जो आपकी जो लाइफ स्टोरी है जो भी आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो उसको 4 से 5 लाइन में लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो लिखनी होंगी। जैसे कि किसी भी एस्पेक्ट्स को उठा लीजिए, लाइक हमारे पास काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं, जब भी तो हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सोसाइटल एस्पेक्ट और गवर्नेंस का ले लीजिए और टेक्नोलॉजी का ले लीजिए और इंटरनेशनल रिलेशन ले लीजिए। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जो ना लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आईआर की बात करूँ, इंटरनेशनल रिलेशन में आप कैसे इसे रिलेट कर पाएंगे ऐसे को, लाइक आईआर में जब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस का काफ़ी ज़्यादा जो बोलबाला रहा है। अगर मैं बात करूं, एक जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करा गया था हिस्ट्री में, दैट इज़ कॉल्ड द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है। अब ये किस लिए इस्टेब्लिश करा गया था? जस्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, तो उसके बाद
इसको इस्टेब्लिश करा गया था ताकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लाइक की जो सिचुएशन है, काइंड ऑफ सिचुएशन उस टाइम बनी थी, उसको अवॉइड करा जा सके, उसको टाला जा सके, ऐसी सिचुएशन दोबारा बनकर ना आए। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जिनको आप रिलेट कर सकते हैं जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं, देन यू विल ग्रेजुअली इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो वहीं पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब आप ऐसे लिखते हैं तो इन सारी कोड्स को आप जो ना रिमेंबर कर सकते हैं और राइट डाउन कर सकते हैं। कुछ एक पेज लिखना चालू कीजिए ऐसे का, फिर धीरे धीरे बढ़िए। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे अपने जो मेन क्लास की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम अर्थ क्रस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ का ऊपरी भाग। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नाउ कैन यू सी दिस वन दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एंड कैन यू सी दिस ब्लूइश कलर और ब्लूइश पोर्शन ऑन द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ओशियन। आपको सबको पता है, मुझे पता है कि आप सबको पता है, बट इसके नीचे जो पाई जाती है ना वो क्रस्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर, इसके नीचे पाई जाने वाली क्रस्ट। और ये जो ऊपर हमें दिख रही है ब्राउन कलर की, इस क्रस्ट की बात करेंगे। दो प्रकार की क्रस्ट हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार की क्रस्ट कौन सी होती है? पहली होती है हमारी ओशियनिक क्रस्ट, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरी होती है हमारी ओशियनिक क्रस्ट। दो प्रकार की क्रस्ट होती है। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लूइश ये पोर्शन है, इसके नीचे पाई जाने वाली, समुद्र के नीचे पाई जाने वाली क्रस्ट को बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है दैट इज ऑलरेडी यू नो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये समुद्र है, इसके नीचे ये क्रस्ट है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है ओशियनिक क्रस्ट। यू गॉट इट? समझ में आ गया आपको दोनों चीज़ कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी होती है और ओशियनिक क्रस्ट कौन सी होती है? तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रस्ट है, आपको क्या लगता है ये तरल पदार्थ में, लिक्विड में? नहीं, लिक्विड में होती तो हम खड़े हो पाते, हम तो सीधा इसके अंदर सिंक हो जाते ना, हम सिंक नहीं हो पा रहे, इसीलिए ये सॉलिड फॉर्म में है। ये जो अपर मेंटल है ना, ये वाली मेंटल आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट एस्थिनोस्फीयर का ऊपर का पार्ट, ये जो अपर मेंटल है, ठीक है, इसको मिलाकर और इसको मिलाकर ये अपर मेंटल बनती है। इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं अपर मेंटल। ठीक है, ये चीज़ अपर मेंटल ये सॉलिड है, इसके ऊपर ये क्रस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये क्रस्ट बनी हुई है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर इंसान जीवित है, जहाँ पर इंसान रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब ये जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल वाला पार्ट आप देख लीजिए, ये वाला अपर मेंटल है। ठीक है, ये है क्रस्ट और ये है एस्थिनोस्फीयर, जहाँ पर कुछ लिक्विड फॉर्म में लावा भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जितना भी मटेरियल होता है उसको बोलते हैं मैग्मा। अब जब ये ऊपर आ जाता है धरती की यानी क्रस्ट पर आ जाता है, फिर बोलते हैं इसको लावा। ये मैं ऑलरेडी आपकी जो प्रीवियस क्लास है उसमें बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब बोथ ऑफ दीज क्रस्ट स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, अब ये जो क्रस्ट आप देख रहे हैं ना, ओशियनिक क्रस्ट और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यू विल नॉट सी दैट दे आर फ्रेगमेंटेड और दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट दे आर स्टिक टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चले? देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। नाउ कैन यू सी दिस लाइन दिस लाइन शोज दैट देर इज अ फ्रेगमेंटेशन, ये जुड़ी हुई है। मगर यहाँ पर ओशियन आप देख रहे हैं ना, इस ओशियन को कौन सा ओशियन बोलते हैं? डू लेट मी नो। साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अब देखिए ये है अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ पर है। अब यही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही इस ओशियनिक क्रस्ट के साथ मिली हुई है। ठीक है, इसीलिए दोनों जो क्रस्ट हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, देयर इज नो फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। मगर हमें कहीं कहीं पर क्या दिखता है कि ये दोनों क्रस्ट आपस में जो है ना, कहीं कन्वर्ज हो रही होती हैं, कहीं डाइवर्ज हो रही होती हैं एक दूसरे से, और कहीं कहाँ पर हो रही होती हैं? ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये बाउंड्रीज जब हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, कन्वर्जेंस बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये दोनों जो प्लेट्स हैं, दोनों जो क्रस्ट हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। क्रस्ट आपने देख ली, ये जो पार्ट है, ये वाला जो इनर कोर पार्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड का जितना भी, इसके पीछे का जितना भी रीज़न थे वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आती है ये मेंटल,
मेंटल यहाँ से चालू होती है और ये नीचे तक आती है यहाँ तक, ठीक है। ये हो गई हमारी मेंटल। अब ये जो मेंटल है इसको बोलते हैं लोअर मेंटल, इसको बोलते हैं मिडिल मेंटल और इसको बोलते हैं अपर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल में एस्थेनोस्फीयर भी आ जाती है, ठीक। और ये वाला पार्ट है ना, ये वाला लाइक ये वाला अपर मेंटल का पार्ट है, ठीक है। समझ में आया आपको? देखिए अपर मेंटल की जो वो है ना लेंथ, यानी जो गहराई है वो कितनी है 100 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं पर एस्थेनोस्फीयर की जो गहराई है वो है 700 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ज़मीन से लेकर नीचे एस्थेनोस्फीयर, जहाँ तक एस्थेनोस्फीयर पाई जाती है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर में यहाँ पर मोल्टन जो मटेरियल होते हैं ना वो पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं से जब प्लेट कन्वर्ट होती हैं आपस में, वो हम जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊँगा, तो वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। मैंने वो ऑलरेडी बता रखा है आपको प्रीवियस वीडियो में हमारे में, थोड़ी सी जो एक इंसाइट है ना वो दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। ये आपको आप देख पा रहे हैं, इसकी जो लेंथ है 700 किलोमीटर और इसकी है 2885 किलोमीटर और इसकी है 5155 किलोमीटर और इसकी है इनर कोर की तकरीबन 3960 किलोमीटर एंड ऑलमोस्ट जो सारी लेंथ है 6371 किलोमीटर है अर्थ की क्रिस्ट से लेकर कोर तक की जो लेंथ है। एंड हाउ डू केम वी नो अबाउट इट? सिस्मिक एक्टिविटी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हमने कुछ मेथड्स का, यानी हमने नहीं, मैंने अपने ही बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ज्योग्राफर्स की बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करे थ्रू विच ज्योग्राफर्स केम टू नो कि हाँ जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें लेयर पाई जाती है और इतनी अर्थ की रेडियस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमें पता चली, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए एक सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है, दैट यू कैन ऑल्सो रेफर, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं आराम से पिक्चर को, यानी वीडियो को पॉज करने के बाद, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइट से बनी हुई है। ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा जो पदार्थ पाया जाता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है। जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर जो एल्फ्रेड वेगनर हैं वो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो ओशिनिक क्रस्ट उन दोनों का यूज़ वो करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट पाए जाते हैं ग्रेनाइट में, ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है उसमें पाया जाता है, जो मोस्ट ऑफ द रॉक्स है वो कहीं ना कहीं सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से बनी हुई है, ठीक है। इग्नियस रॉक, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इग्नियस रॉक से जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बनी हुई है, मगर इग्नियस रॉक में जो सबसे जो मेजर पार्ट है ना वो ग्रेनाइट है, ठीक है। ये एलिमेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मगर ये इतने डेंस नहीं है। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो डेंस नहीं है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू, ठीक है, वो अगर ओशिनिक क्रस्ट की बात करें, ठीक है। अगर ओशिनिक क्रस्ट की बात करें, ओशिनिक क्रस्ट इज ग्रेटर देन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। मतलब ओशिनिक जो क्रस्ट है वो कहीं ना कहीं डेंस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले, ठीक है। अब देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वैरी करती है, कि कहीं कहीं पर हमें देखने के लिए मिला है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है वो 10 किलोमीटर भी है, ठीक है। और कहीं कहीं पर हमने देखने के लिए मिला है कि जो कॉन्टिनेंटल की क्रस्ट है वो कहीं ना कहीं 60 किलोमीटर तक चली जाती है। मगर अगर हमने सारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जब एवरेज निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं 40 बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि कहीं कहीं पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है ना वो 10 किलोमीटर भी है, ठीक है। जैसे कि जो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो नामीबिया एक कंट्री है जहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर तक जाती है। ये कंट्री है नामीबिया, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इसके चारों ओर जो कंट्री पड़ती हैं अंगोला, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका। देखिए यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट भी है। यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लाइन पास होती है, इंक्लूडिंग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिकल इक्वेटर, ठीक है। ये तीनों लाइन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नामीबिया की लोकेशन, ठीक है। ये डेजर्ट पाया जाता है, यहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें सबसे जो कम थिकनेस है वो देखने के लिए मिलती है अपने पूरे संसार में, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ठीक है। अब वहीं पर बात करें ओशिनिक क्रस्ट की, तो ओशिनिक क्रस्ट देखिए, अभी हम पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को खत्म कर लेते हैं। देखिए ये होता है ग्रेनाइट का पत्थर है ये, आप अपने घर में भी लगा हुआ देख सकते हैं। ग्रेनाइट के पत्थर में काफ़ी सारे डिज़ाइंस वगैरह भी इंक्लूड होकर आते हैं ग्रेनाइट के पत्थर में, और काफ़ी चमकदार भी होते हैं, मार्बल, ठीक है। वो मैं आपको
जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो और काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रेनाइट का पत्थर है वो कैसे चेंज होता है रॉक्स वगैरह में, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अगर अगर मानकर चलिए कि ये एक क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ठीक है। अब यहीं पर थिकनेस है 10 किलोमीटर, मगर वहीं पर जो पहाड़स हैं यानी माउंटेन्स हैं वहाँ पर तो थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इसीलिए थिकनेस जब ये इंक्रीज होती है तो 60 किलोमीटर तक गई है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 60 किलोमीटर तक गई है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो, क्योंकि जो सबसे जो एलिवेटेड पोर्शन है, एलिवेटेड जो फीचर है अर्थ पर यानी क्रस्ट पर, वो तो माउंट एवरेस्ट ही है ना। द क्या कहते हैं उसे कि हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है। तो क्रस्ट की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि दिस समवेयर सिग्निफाई दैट हायर द रिलीफ ऑफ द अर्थ थिकर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है ना वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की। क्यों? इट मीन्स दैट इट इज नॉट मच थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओशियनिक क्रस्ट की भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओशियनिक क्रस्ट आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे दिखती है। देखिए यहाँ पर ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियन के नीचे ओशियनिक क्रस्ट है, और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ पर पानी नहीं है ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, वहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर तो सारी की सारी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ओशियनिक क्रस्ट है वो भी इग्नियस रॉक से बनी है, मगर यहाँ पर बसाल्ट पाया जाता है। बसाल्ट कैसा दिखता है? दिस इज द बसाल्ट रॉक, ठीक है। एकदम काली होती है। आपने देखा होगा कभी ये पत्थर देखोगे, बजरी वगैरह बोल देते हैं ना, बजरी के तो फॉर्म में ही आपको अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो बजरी है ना काफ़ी ठोस होती है, काफ़ी मतलब मजबूत होती है, पकड़ बहुत ज़्यादा, मतलब थिकनेस इनकी बहुत ज़्यादा होती है और डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो बसाल्ट रॉक है ना उसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर जो पाई जाने वाली रॉक ग्रेनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बसाल्ट में ज़्यादातर आयरन पाया जाता है, आयरन और मैग्नीशियम, इसीलिए इनको बहुत ही डेंस मटेरियल बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो थिकनेस है इसकी कम से कम जो ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस है वो 0 से 8 किलोमीटर तक जाती है, 0 से 8 किलोमीटर तक जाती है। इसका मतलब अगर हम जीरो की बात करें इसका मतलब कहीं ना कहीं पर जो समुद्र में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर जो ओशियनिक क्रस्ट है वो मिसिंग है, मगर वो थोड़ी देर के लिए ही मिसिंग होती है, क्योंकि जब जो लावा है मोल्टन फॉर्म ऑफ मैग्मा, मोल्टन फॉर्म ऑफ मटेरियल, व्हेन मैग्मा कम्स इन contact with the water it suddenly or the rapidly gets into the solid form और बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बदल जाता है और सॉलिड बन जाता है, ठीक है, सॉलिड बन जाता है। मगर ये जो चेंजिंग वाली पिक्चर होती है ना, लाइक मैग्मा जब ऊपर आया और जब वाटर के कॉन्टैक्ट में तुरंत ही वो फिर सॉलिड हो जाता है, क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट मारा, ठंडे पानी के कांटेक्ट मारा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो जीरो वाली जगह पर जो है ना, जीरो वाली जगह पर ये जो प्रोसेस चलती है थोड़ी देर के लिए ही चलती है, ठीक है, टेम्पररी होती है, ठीक है। मगर वहीं पर ये कहाँ तक जाती है? 8 किलोमीटर तक जाती है, 8 किलोमीटर तक थिकनेस है ओशियनिक क्रस्ट की। मगर देखिए क्या आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या हमारे कॉन्टिनेंट पर भी कभी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जो क्रस्ट है बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल कम है, बहुत कम है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसी जगह भी हैगी, ठीक है। मगर वहाँ पर भी ये जो प्रोसेस होती है काफ़ी कम समय के लिए होती है, और वो जगह कौन सी है? द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये है रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पर ये जगह है अफ्रीका में जहाँ पर जो क्रस्ट है वो बहुत समय के लिए खुलती है और मतलब एकदम सॉलिडिफाई हो जाती है, मतलब सॉलिडिफाई होती है, मैग्मा कांटेक्ट में आता है हवा के में और तुरंत ही सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये जो पिक्चर है ना, ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं मिड ओशियनिक रीज। यहाँ पर मैग्मा जब ऊपर आता है ना, यहाँ पर जो मैग्मे की डायरेक्ट कांटेक्ट में है समुद्र, यानी एस्थेनोस्फीयर की डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? ये ओशियन जो है वो डायरेक्ट एस्थेनोस्फीयर की कांटेक्ट में है। अब एस्थेनोस्फीयर से ऊपर क्या होती है? मेंटल होती है, अपर मेंटल। यहाँ पर अपर मेंटल मिसिंग है ना, देख रहे हैं आप, मिसिंग है ना, अब खुद देखिए मिसिंग है ना, क्योंकि मैग्मा ही डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है।
तो यहाँ पर जब अपर मेंटल मिसिंग है, अपर मेंटल कोई तो बोलते हैं अपर मेंटल लेस, ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो लिथोस्फीयर है यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सॉरी ओशियनिक क्रस्ट है, इसके नीचे ही तो अपर मेंटल पाई जाती है। यहाँ पर अपर मेंटल भी नहीं है, डायरेक्ट एस्टोनोस्फीयर से ही मैग्मा ऊपर जा रहा है। ऊपर जब पानी के कांटेक्ट में आता है तुरंत ही ये सॉलिडिफाई हो जाता है। जब ये जो प्रोसेस है ना बहुत ज़्यादा चलती रहती है और यहीं से सी फ्लोर एक्सपेंड होती है। इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्योंकि मैग्मा जब ऊपर आता है तो यूँ बिखर जाता है, यूँ बिखर जाता है। ये एक तरह का वॉल्केनिक इरप्शन ही है। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं इसे, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री काइंड ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अब चलते हैं पीछे, देखिए ये है, ये वाला हिस्से की बात कर रहा था जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया ना, ये मिड ओशियनिक रिज, ठीक है, इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज ये वाली है, ठीक है। यहीं पर ये प्रोसेस चलती है क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन नहीं, मतलब यहाँ पर ये जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है प्रोसेस, मगर ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं रिंग, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं क्योंकि ये जो आइलैंड्स हैं ये भी कहीं ना कहीं जो वॉल्केनोज के जो आइलैंड है ना उन्हीं पर बने। कॉन्टिनेंट इनके नीचे जो क्या होता है कि एक तरीका एक चैम्बर होता है जहाँ से कॉन्टिन्यूसली जो लावा है वो ओवरफ्लो करता रहता है और ये काफ़ी सालों बाद एक ऐसे आइलैंड के रूप में उभर कर आ जाते हैं जिनको बोलते हैं आइलैंड आर्क्स, ठीक है। आइलैंड आर्क भी यूपीएससी में एक टॉपिक है जहाँ पर जो आप पढ़ोगे मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, अब फ्रॉम द सेम एरिया वेयर द ओशियनिक क्रस्ट इज मिसिंग द सेकंड इनर थिन लेयर ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड अपर मेंटल इज ऑल्सो मिसिंग। एग्जाम्पल मिड ओशियनिक रिज, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। अब ये हो गया बसाल्टिक रॉक, मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा ताकि आप जब भी पढ़ें तो आपको आसानी लगे, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज द कैविटी विद मिसिंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द अपर मेंटल डेवलप्स बट फॉर ओनली फॉर वाइल ओनली, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए। तो वो कौन सी जगह है? रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, द रिफ्ट वैली इन ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना ये सच में ही अलग है। अगर कोई भी तगड़ा सा भूकंप आ जाए ना इस जगह पर तो कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है ना अलग हो जाएगा। अब वैसे भी हमने देखा है कि जब पेंजिया था, मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, यहाँ पर एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जब ये दो भागों में बटा ऊपर वाला अंगारा लैंड और गोंडवाना बोल सकते हैं, सॉरी ल्यूरेशिया, और नीचे वाले को बोला जाता था गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब ये जो जब दो भागों में बटने के बाद जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो ईस्टवर्ड की तरफ यानी इक्वेटर वर्ड हो गए, मतलब इक्वेटर की तरफ शिफ्ट करने लगे और ईस्टवर्ड जाने लगे, तो सॉरी वेस्टवर्ड जाने लगे, नॉट ईस्टवर्ड, तो वेस्टवर्ड मूव करने लगे। इसलिए जब यहाँ से आपने देखा होगा कि जो अफ्रीका साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिफ्ट होता है। वैगनर ने यही एग्जांपल लिया था, मगर ये सारी चीज़ें सही नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैं आपको बाकी चीज़ें आराम से इत्मीनान से जो वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कि चीज़ें आखिरकार चलती कैसे कैसे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ पर ये जो रिज पाई जाती है, वैली पाई जाती है, यहाँ पर ये जो क्रस्ट है ये मिसिंग है, मतलब अपर मेंटल यहाँ पर मिसिंग है। डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है वो एस्टोनोस्फीयर से है, ठीक है। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो डेंसिटी है, ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 3.5 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब, मतलब कहीं ना कहीं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है, ज़्यादा है ना, है, आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। ये एक एवरेज वैल्यू हर एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो आपको समझनी है कि जो यहाँ पर सबसे अलग पॉइंट है वो यही है, ठीक है, कि मीन सी लेवल और सी सरफेस लेवल क्या है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। मानकर चलिए कि जो है ना आप ये जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन की हाइट नापना चाहते हैं कि कितनी हाइट है। तो आप क्या करेंगे, सीधा हाइट तो नापने नहीं लग जाएंगे, आप क्या देखेंगे कि सी लेवल कहाँ पर आ रहा है। सी लेवल लगभग यहाँ पर आ रहा है। जब ये सी लेवल यहाँ पर आ रहा है तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से नापना चालू करेंगे, ठीक है। ये जो सी लेवल है ना इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, अभी मैंने आपको बताया, इसको ही बोलते हैं मेन सी लेवल और सी सरफेस लेवल, ठीक है, इसी को बोलते हैं। यहीं से हम किसी की डेप्थ नापते हैं, समुद्र की डेप्थ नापते हैं और किसी की हाइट नापते हैं, एक माउंटेन की हाइट नापी जाती है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे अर्थ क्रस्ट में काफ़ी सारी लेयर पाई जाती हैं, जैसे कि अपर मेंटल जो है ना टुगेदर लिथोस्फीयर के साथ
द क्रस्ट बोथ टुगेदर मेक लिथोस्फीयर। अपर मेंटल एंड द क्रस्ट, अपर मेंटल एंड द क्रस्ट, देखिए अभी आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ। ये है अपर मेंटल और ये क्रस्ट, ये दोनों मिलकर बनाती हैं लिथोस्फीयर, बनाती हैं। ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपके सामने ही है, ठीक है। ये एस्थेनोस्फीयर अलग है, ये मेंटल अलग है। इसके इस वाले भाग को बोलते हैं मिडिल मेंटल, इसको बोलते हैं लोअर मेंटल, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर पार्शियली मेल्टेड जो मटेरियल है ना वो पाया जाता है यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर में। यू गॉट इट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आपने देख लिया ना, तो जस्ट अ सेकेंड, पहुँच गए अब बस हम। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट समझ गए। अब देखिए एस्थेनोस्फीयर में सम पार्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहीं पर ये जो लिक्विड फॉर्म होता है इसको चारकोल, क्योंकि यहाँ पर अब एक पर्टिकुलर मटेरियल ही नहीं पाए जाते, यहाँ पर एसिड्स भी मिलते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो हमें देखने के लिए मिलता है वॉल्केनिक इरप्शन में से एसिड्स भी बाहर निकलती हैं, गैसेस बहुत सारी बाहर निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस, और पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी बाहर निकलता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बाहर निकलती हैं, ठीक है। अब कुछ तो जब एकदम से विस्फोट होता है तो एक तरीके से धुआं सा बाहर को निकलता है, जैसे कि बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही, और कुछ होता है कि जो एकदम साइलेंट वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसको बोलते हैं फेसर टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। जब हम वॉल्केनोस पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो एस्थेनोस्फीयर है इसकी जो मतलब गहराई है ना वो तकरीबन ये जो अपर मेंटल है, ये देखिए मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वाला पार्ट यहाँ से ये जो अपर मेंटल वाला पार्ट है और ये जो क्रस्ट है ये तो मिलकर बना देते हैं लिथोस्फीयर, मगर यहाँ से जो इसकी हाइट है वो जाती है नीचे की साइड 700 किलोमीटर, ठीक है। 700 किलोमीटर आपने देखा, तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिख रखी है कि इसकी जो हाइट है ये जाती है तकरीबन 700 किलोमीटर तक, ठीक है। इसको मैग्मा चैम्बर लेयर भी बोला जाता है। इसके बाद आती है मिडिल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये होती है ये वाली मिडिल मेंटल और ये होती है लोअर मेंटल। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये देखिए, ये होती है लोअर मेंटल, ये होती है मिडिल मेंटल, ये होती है एस्थेनोस्फीयर, ये होती है अपर मेंटल, ये होती है क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट दो प्रकार की, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। देखिए कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जो है ना डायरेक्टली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा आराम से, ठीक है। या आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो आप फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, और या मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाला पोर्शन आप मुझे समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा वहीं पर, ठीक है। अब देखिए जो मेंटल है, लोअर मेंटल और मिडिल मेंटल की, इसकी देखिए थिकनेस कितनी है, ज़्यादा है ना, तकरीबन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी और ओशियनिक क्रस्ट से। इसका मतलब जब हम सरफेस से when we move from the surface of the earth towards the core, we see that the density increases, pressure increases, temperature increases। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता ही दिया था ऑलरेडी, जो जब हमने बेसिक्स पढ़े थे, ठीक है। अब आते आउटर कोर की बारी। अब आउटर कोर है, आउटर कोर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आयरन पाया जाता है, मगर ये जो आउटर कोर है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, थिक लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब यही मूव करता है, इसके मूव करने से जब आयरन के पार्टिकल मूव करते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में यूं एकदम से कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनके बीच में एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट जनरेट होता है तो वो अपनी तरफ अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब यही अरबों खरबों की तादाद में, अनगिनत की तादाद में जब ये जो पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो कोर है इसमें जो पार्टिकल है ये ग्रेविटेशन जनरेट करता है, ठीक है। वो टेक्निकल पार्ट हो जाएगा कि कैसे जनरेट करता है कैसे नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, हमें बस इतना पढ़ना है कि ये जो लिक्विड पार्ट है यही मूव करता है, जिसकी वजह से जो अर्थ की जो बैलेंस है ना वो बनी रहती है। अगर इसने मूव करना बंद कर दिया तो अर्थ का बैलेंस बिगड़ जाएगा। कभी भी ये जो आपने देखे होंगे पंछी वगैरह हवा में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फिर उड़ने में सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, वो टेक्निकल पार्ट है, वो हम नहीं समझेंगे, जिससे कि वो ट्रैक कर पाते हैं कि हमें जाना कहाँ है। इसी वजह से वो उड़ पाते हैं। सारी चीज़ों को मतलब नेचुरल तरीके से नेचर ने अपने आप को इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि हर किसी इंसान को, हर किसी लिविंग बींग को अपनी सहूलियत मिल सके हर चीज़ करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली हैं। ये होता है इनर कोर जो
सॉलिड पार्ट में है, सॉलिड मतलब बिल्कुल ही सॉलिड है ये, ठीक है, इसमें कुछ भी लिक्विड नहीं पाया जाता, ठीक है। अब ये रहा इनर कोर जिसकी जो थिकनेस मतलब डेंसिटी है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यों, देखिए काफ़ी ज़्यादा डेंस है, काफ़ी ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो ये बात करी हमने अर्थ की क्रस्ट के बारे में कि अर्थ की क्रस्ट आखिरकार होती कैसी है, किस किस प्रकार की होती है, क्या क्या मटेरियल पाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं, ठीक है। रॉक्स के बारे में देखेंगे, मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। यू जस्ट डोंट बी वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई है, ठीक है। और आपके मन में कोई भी डाउट है, या देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टा, ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब में आप डायरेक्टली कमेंट कर मुझसे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी हैं, ठीक है। इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे ही रखा है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आपसे एक और नई वीडियो में एक और वीडियो एक और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।